हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अवेतसु। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ऑब्लिगेटर क्या होता है, ओरिजिनेटर क्या होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन जो पूरा सिस्टम है, सिक्योरिटाइजेशन, ओब्लाइजर या ओरिजिनेटर या स्पॉन्सर, इन सब के बारे में बात हम करेंगे ना। लेकिन पहले सिक्योरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में बैठे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में सिक्योरिटाइजेशन में। तो देखिए, थोड़ा कहानी के थ्रू समझेंगे ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में बैठें। यहाँ पर मैंने नंबरिंग करी हुई, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके है। तो थोड़ा सा ये आपको रेफरेंस में काम आएगी कि हाँ, पहले किस बात पे ध्यान देना है और फिर बाद में किस बात पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए जो कोई कस्टमर, जिसे हम बारोवर बोलते हैं फ्रेंड, कोई कस्टमर जिसे हम बारोवर बोलते हैं, वो जाता है बैंक के पास में लोन लेने के लिए। क्या करने के लिए जाता है? लोन लेने के लिए। किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। ओके, ये सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि कस्टमर आता है हमारे पास लोन लेने के लिए। जो कस्टमर लोन लेने आता है उसे बारोवर बोलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन के टर्म में उसे फ्रेंड्स ओब्लाइजर बोलते हैं, क्योंकि ये ओब्लाइज करता है कि हम आपका पैसा चुकाएंगे, इसीलिए इसे ओब्लाइजर बोलते हैं। जो बैंक यहाँ पर लोन देगा उसे ओरिजिनेटर बैंक बोलेंगे। अभी हम समझेंगे जब सिक्योरिटाइजेशन अच्छे से समझ जाओगे आप। तो ओरिजिनेटर मतलब जो किसी चीज़ को ओरिजिनेट करता है, ऐसा समझें। यहीं से शुरुआत होगी सिक्योरिटाइजेशन की, इसलिए इस बैंकों को ओरिजिनेटर बोलते हैं। ओके, तो ये दो टर्म हमारे क्लियर हो जाते हैं। ओरिजिनेटर बैंक को बोला जाता है वो बैंक जिसने लोन दिया हुआ है, एक तरीके से कह लीजिए, और बारोवर या ओब्लाइजर जिसने लोन लिया हुआ है। तो कस्टमर आता है बैंक के पास में कि हमें लोन दे दीजिए। बैंक बोलता है कि हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में कुछ सिक्योरिटी वगैरह दीजिए, अदरवाइज ऐसे कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारा लोन चुका देंगे। क्लियर सी बात है भाई, किस बेसिस पर लोन दे दे बैंक। तो उसके लिए बैंक, जो कस्टमर है वो बोलता है कि ऐसा है कि हमारे पास अपनी खुद की मकान है, प्रॉपर्टी है, जिसके हम ओनर हैं। तो ऐसा करिए, इसको जो है आप मॉर्टगेज करवा लीजिए। ठीक है, इसको हम मॉर्टगेज कर देंगे आपके नाम पर, और इसके बदले में आप हमें लोन दे दीजिए। तो ये जनरल सी प्रोसेस है, यही फॉलो होता ही है बैंकों में। बैंकों में क्या होता है, कस्टमर हमारे पास आता है, हम उससे बोलते हैं कि आप हमें जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो उसको जो है गिरवी दीजिए, बंधक दीजिए। तो वो उस चूँकि हाउसिंग लोन है, यहाँ पर हाउस उसने गिरवी रखा हुआ है, तो ये बैंक के पास मॉर्टगेज हो जाता है। तो पहला स्टेप हुआ, बैंक के पास कस्टमर आया लोन लेने के लिए। दूसरा स्टेप हुआ कि उसके पास प्रॉपर्टी थी। तीसरे स्टेप में उस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्टगेज कर दिया। चौथे स्टेप में अब चूँकि जो है प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो चुकी है, तो बैंक ने उठा करके जो भी लोन उसको देना था दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन लोन देने के समय में ज़रूरी ये होगा कि जो कस्टमर है, इसने जो ये मॉर्टगेज करवाया हुआ उसकी टाइटल डीड जो है वो बैंक के पास जमा कर देगा। एक्चुअल में कोई प्रॉपर्टी जो है हम पोजेस नहीं करते। देखिए, जब बैंक जो है किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करता है तो उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं आती है। एक तरीके से उसका जो मालिकाना, जो टाइटल डीड है, मालिकाना हक है, उसके कागजात बैंक के पास जमा हो जाते हैं। ये समझ लीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उसके जो टाइटल डीड थे वो बैंक के पास जमा हो गए। चलिए, ये और अच्छा काम हुआ। अब इसी तरीके से मान लीजिए जो है बहुत सारे बारोवर आते हैं। अब एक बारोवर का एग्जांपल लेकर के मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, लेकिन से हियर 1000-1200 कस्टमर आ गए और सबने जो है यही काम किया। ठीक है, तो जितने भी टाइटल डीड्स बैंक को मिलने लगे, वो सारे टाइटल डीड उठा करके बैंक ने अपने बैंक में लॉकर में रख दिए, और इसे मॉर्टगेज पूल कहा गया। पूल क्यों कहा गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ इस जो लॉकर है इसमें क्या रखा हुआ है, मॉर्टगेज रखे हुए हैं। टीडी का मतलब टाइटल डीड है। टाइटल डीड क्या चीज़ है? जिस मकान को, जिस ज़मीन को, जिस चीज़ को गिरवी किया है कस्टमर ने, उसका जो है मालिकाना जो दस्तावेज होता है उसे टाइटल डीड बोलते हैं। वो टाइटल डीड, यहाँ पर बहुत सारी टाइटल डीड, 1000-1200 टाइटल डीड एक जगह, या 10-15 जो भी हैं, वो मॉर्टगेज पूल में रख दिए जाते हैं। ये पूल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हुआ, टाइटल डीड बैंक के पास जमा हुआ। छठवें स्टेप में ढेर सारी टाइटल डीड हमारी जो है मॉर्टगेज पूल में इकट्ठा हुई। छठवां स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब 7वां स्टेप जो है देखिए यहीं पर कहीं पर होगा हमारा। 7वें स्टेप में ये है। ठीक है, अब 7वें स्टेप में क्या है, देखिए यहाँ पर है 7वां स्टेप। इसमें क्या है कि मोर बारोवर कम टू बैंक फॉर द लोन बट बैंक इज आउट ऑफ कैश। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक ने क्या किया भाई, 1000-1200 कस्टमर आए, सबको लोन बांट दिया। जो भी 200 करोड़ रुपए थे बैंक के लगभग चले गए,
थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पर उतना सफिशिएंट नहीं कि कस्टमर को लोन दे सके। अब बैंक के पास में क्या रास्ता है, एक तरीका ये होगा कि बैंक जो ये नए कस्टमर आ रहे हैं उनको मना कर दे कि भाई जो है सारा पैसा मेरा खर्चा हो गया है और अब मैं जो है आपको लोन नहीं दे सकता, पर इससे बैंक की रेपुटेशन पर इफेक्ट आएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बैंक जो है कस्टमर से और सारा पैसा ले, एफडी वगैरह ले, वो भी तरीका हो सकता है, पर उसमें एफडी लेगा तो बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी एक और तरीका यहीं पर ही जो है इन्वेंट होता है, यहीं पर ही एक नया तरीका आता है और उसी को ही फ्रेंड जो है सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा, इसके पहले स्टेप नंबर 6 तक जितनी भी मैंने स्टेप नंबर 6 तक बातें करी फ्रेंड्स आपके साथ, ये नॉर्मल बैंक की लाइफ है, नॉर्मली बैंक ऐसे ही करता है। इसके बाद जो 7वां स्टेप है फ्रेंड्स, जब है कस्टमर आपके पास और अप्रोच करते हैं और आपके पास कैश का कमी होती है, उसी जगह पर सिक्योरिटाइजेशन की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, यहीं से सिक्योरिटाइजेशन ओरिजिनेट होता है, एक तरीके से शुरुआत होती है। अब 8वें स्टेप में फ्रेंड्स आपको क्या ज़रूरत होगी, बैंक क्या करेगा, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से जो है मिलेगा, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से मिलेगा, एसपीवी बोलते हैं इसे, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होता है। इनका क्या काम होता है वही हमें यहाँ पर पूरी तरह से समझना है। अब बैंक क्या करेगा कि बैंक को कैश की क्रंच है, बैंक के पास कैश नहीं है, अब बैंक क्या करेगा कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से मिलेगा, ये हो गया हमारा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से मिले, और स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या करेगा, ये बाई करेगा द मॉर्गेज पूल। ओके, ये जो मॉर्गेज का पूल बैंक ने रखा हुआ है, इसको कौन बाई करेगा, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि जो लोन जो है कस्टमर को बांटा गया था, जो कस्टमर को लोन बांटा गया था, उसके बदले में जितने भी कागजात हमने रखे थे, उस कागजात को किसने ले लिया, इसने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ने ले लिया, और बदले में ये जो है कैश दे देगा किसको, ये 9A स्टेप है फ्रेंड्स। ओके, ये स्टेप नंबर 9 है और ये 9A स्टेप है। तो 9A में कैश बैंक को दे देगा, इमीडिएटली कैश बैंक को मिल जाएगा। तो अब आगे बैंक जो है चाहे तो लोन बांट सकता है। देखिए बैंक का एक तरीके से कैश का क्रंच खत्म हुआ, तो बदले में जो है ये कैश दे देगा कौन, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, और अब बैंक के पास कैश आ गया, अब आगे लोन बांट सकता है। ठीक है, चलो इस पूरी प्रोसेस में फिर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को कहाँ फ़ायदा हुआ, तो देखिए होगा क्या कि जो ये लोन था, अब चूँकि एक तरीके से इस लोन को किसने टेक ओवर कर लिया, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ने, तो जो पैसे जो है बारोवर ने बैंक को देने थे, वो पैसे अब एक तरीके से स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि जो है बारोवर को लोन जो है बैंक ने 12% पे बांटा था, तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को कितना मिल जाएगा, 12% रिटर्न मिलेगा अपने पैसे पर। बदले में स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो इसको इमीडिएट कैश दे रहा है बैंक को, तुरंत ही उसने मॉर्गेज पूल परचेज किया और तुरंत ही जो है बदले में जो कैश दिया है वो 8% 9% पर ही देता है। 100 वो 12% पर नहीं देगा, वो 8% 9% देगा, ताकि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। तो अब 9% वो मतलब कहने का ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये का जो ये मॉर्गेज पूल था, कितने रुपए का था, 100 रुपये का, उसमें 100 रुपये का लोन था। साल भर में कितना मिलना था, 112 रुपये मिलने थे बैंक को, क्योंकि 12% पर लोन दिया था। अब 112 रुपये किसको मिलेंगे, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को, लेकिन ये कब मिलेंगे, 1 साल बाद। अभी इमीडिएटली क्या हुआ, 100 रुपये का लोन किसने लिया, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ने, और इसने बैंक को कितना पे कर दिया, 9% इंटरेस्ट के साथ 109 रुपये इमीडिएटली पे कर दिए। तो ये जो बाकी 2-3 रुपये एक्स्ट्रा हुए यहाँ पर, वही स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। तो थोड़ी बहुत आपको बात और समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर स्टेप तक हमने समझ लिया है, एक बार अगर आप चाहो तो फिर से देख लो 9 नंबर स्टेप तक हमने क्या क्या किया हुआ है। पहले स्टेप में क्या है, कस्टमर हमारे पास लोन के लिए आता है बैंक के पास, बैंक बोलता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ गिरवी चाहिए, कस्टमर बोलता है कि हमारे पास में प्रॉपर्टी है, आप उसको जो है ऐसा करिए गिरवी रख लीजिए। बैंक उसका मॉर्गेज करवा लेता है, मॉर्गेज हो जाने के बाद में उसका जो टाइटल तुरंत ही कस्टमर को लोन दे देता है, बैंक कस्टमर को लोन दे देगा, लेकिन लोन देने से पहले ही टाइटल डीड अपने पास जमा करवा लेता है। वो टाइटल डीड, अब मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर हो गए तो सबकी टाइटल डीड एक जगह लॉकर में बैंक अपने रख लेता है। इसी को हम मॉर्गेज पूल बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉर्गेज डीड एक साथ हैं तो इसलिए पूल बन गया हमारा। तो मॉर्गेज पूल हमने क्रिएट कर लिया, इस पूल को आपने लिया। ठीक है, अब आपने इस मॉर्गेज पूल से अब लेकिन क्रंच मचा, आपके पास कैश की प्रॉब्लम आ गई बैंक के पास, क्यों, क्योंकि बहुत सारा लोन बांट दिया, 1000-1200 कस्टमर, अब बैंक के पास कैश नहीं है। उसी कैश को अरेंज करने के लिए वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब और कस्टमर आ रहे हैं उससे लोन मांगने के लिए, बैंक के पास लेकिन पैसा है नहीं, तो वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से कांटेक्ट करेगा। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का काम क्या है कि वो क्या करेगा, जो ये मॉर्गेज पूल है, इस पूल को जो है अपने पास लेगा कि ठीक है आप हमें गिरवी जो आपने टाइटल डीड रखी वो हमें दे दीजिए, और उसके बदले में जो भी आपके लोन हैं उसके अगेंस्ट में
हम ऐसा करते हैं कुछ सर्टेन कैश आपको तुरंत ही इमीडिएटली दे देते हैं, तो बैंक के पास कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्पेशल पर्पज व्हीकल को बदले में क्या मिला, ये जो मॉर्गेज पूल था, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे 9 नंबर स्टेप और कैश मिलने तक, तो हमने 9A तक का स्टेप देख लिया। अब स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करेगा। देखिए ये कहानी इन बिटवीन चलती रहती है, जरूरी नहीं कि स्टेप नंबर 9 के बाद ही स्टेप नंबर 10 हो, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती हैं, भले ही थोड़ा आगे पीछे हों, बट फंडामेंटली चलता ऐसे ही है। अब स्टेप नंबर 10 में क्या है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करेगा, एक जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगा, CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। इट विल रेट द मॉर्गेज, तो इसका CRA का काम क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, ये जो हमारा मॉर्गेज पूल है इसमें हर एक मॉर्गेज को उसकी मतलब क्रेडिबिलिटी, कितना पैसा लौट पाएगा, कितना पैसा नहीं लौट पाएगा, है ना, कौन सा लोन जो है हाई रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है, कौन सा मीडियम रिस्क है, वो सारी रेटिंग करके इसको एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन करके रेटिंग अलॉट करने का काम करता है कौन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपनी जो है अलॉटमेंट कर देगा कि हाँ जो है ये वाला जो टाइटल डीड है या ये वाला जो लोन है ये लो रिस्क लोन है ना, ये मीडियम रिस्क लोन है, ऐसे उसका क्रेडिट रेटिंग CRA कर लेता है, बदले में कुछ सर्टेन फीस लेता है। तो स्टेप नंबर जो है आपका 10 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 11 में वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो आपने अपॉइंट किया था उसने क्रेडिट रेटिंग कर दी मॉर्गेज की, तो सारे जो मॉर्गेज उनकी क्रेडिट रेटिंग हो गई। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 12 इज योर सिक्योरिटाइजेशन, अब शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, अब क्या होगा फ्रेंड, जो है एक बार इसने जो है CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया स्पेशल पर्पज व्हीकल ने, और उसने जो है इसका क्रेडिट रेटिंग कर दी, सभी जो है जितने भी हमारे टाइटल डीड्स हैं मॉर्गेज पूल में सबकी क्रेडिट रेटिंग कर दी। तो इस जो अपना ये जो मॉर्गेज पूल है फ्रेंड्स, इसमें जो मॉर्गेज हैं उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं के दम पर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जिन्हें सिक्योरिटीज़ कही है, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को ही सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। मतलब ये जो टाइटल डीड, जो दूसरों के घरों के कागजात आपने रखे हुए हैं अपने पास में, बैंक ने रखे हुए थे, वो किसके पास हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करेगी, इन जो है जो टाइटल डीड हैं इन्हीं के आधार पर, इन्हीं घरों के, मतलब जो आपका घर है, ये जो इस पर्सन का जो घर है, इसी घर को बेस बना करके उसने बॉन्ड इशू कर दिया, सिक्योरिटीज इशू कर दी। समझिए मतलब कहने का कि अगर मान लो जो है ये बॉन्ड में जो इन्वेस्टर होगा वो पूछेगा कि भाई बॉन्ड जो है, जो हम मान लो खरीदते हैं आपसे 100 रुपये का बॉन्ड, तो कल को पैसे कहाँ से लौटाओगे, तो उसका आंसर ये होगा कि भाई हमारे पास में प्रॉपर्टी है, कस्टमर का प्रॉपर्टी का टाइटल डीड मेरे पास है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा पहला हक है, कस्टमर ने मुझे दिया हुआ है टाइटल डीड, मेरा पहला हक है कि मैं इसको बेचूंगा। मान लीजिए जो है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरा लोन है, तो बेचने के बाद अगर मुझे 1.25 करोड़ मिलेंगे तो 1 करोड़ मैं पहले लूँगा, आफ्टर दैट जो है जो 25 लाख रुपए बचेंगे वो मैं कस्टमर को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरा पहला हक है कि मैं 1 करोड़ रुपए इस कस्टमर से ले लूँ, ठीक है। तो इसी आधार पर, इसी बात को आधार बना करके ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होती है ये बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। बॉन्ड्स आर क्रिएटेड विद द बैकिंग ऑफ मॉर्गेज पूल, तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट किए जा रहे हैं किसके बैक कौन कर रहा है, उसको पीछे से सपोर्ट कौन दे रहा है, मॉर्गेज पूल दे रहा होता है। जैसे जो 100 रुपये का नोट है, कभी आपके मन में ये विचार आया है कि जो 100 रुपये का नोट है इसको हम मना कर दें, हम ये बोल दें मार्केट में जाकर के कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये 100 रुपये का नोट है और इसके बदले में जो है अगर मान लो जो है कुछ हो जाएगा तो तुम 100 रुपये ही मुझे दोगे। ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारत सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जो है वो रहता है, शपथ लिखी होती है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यहाँ पर जो 100 रुपये का नोट है वो उसकी बैकिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। उसी बात के आधार पर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर चिल्ड्रन रिजर्व बैंक लिख देते हैं, अगर यहाँ पर चिल्ड्रन रिजर्व बैंक लिखा होता है कि चिल्ड्रन रिजर्व बैंक जो है आपको वादा करता है कि 100 रुपये देगा, तो क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, एग्री करेंगे? नहीं, वो जाली नोट माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसी चीज़ है जो पैसा लौटा सकेगी, है ना। चिल्ड्रन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप उस पर भरोसा कैसे करेंगे? ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे 100 के नोट में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है, पीछे से सपोर्ट होता है, उसी तरीके से ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए उनके पीछे ये जो टाइटल डीड्स हैं, है ना, मॉर्गेज पूल का जो है बैकिंग होती है। MBS बोलते हैं, द बॉन्ड्स आर कॉल्ड मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी, मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटीज, इसे MBS बोलते हैं,
मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके, MBS बोलते हैं, ओके। ये हो गई जो है हमने 12 स्टेप्स कवर कर दिए। अब जो ऊपर थोड़ी बहुत बातें रह गई थी इसकी, जो CRA और जो है बॉन्ड के बीच में, वो देख लेते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 12 स्टेप। 13 स्टेप में क्या है, CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कैटेगराइज करती है इस पूल को, या ट्रेंच बनाती है, कैटेगरीज में बदलती है बॉन्ड को, या ट्रेंचेज में बदलती है उस बॉन्ड को, और इसको AAA रेटेड बॉन्ड, AA रेटेड बॉन्ड, A रेटेड बॉन्ड, जो AAA रेटेड बॉन्ड होते हैं उनमें रिस्क लो होता है, AA रेटेड को मीडियम में और A रेटेड में हाई होता है। लेकिन बदले में रिटर्न जो है, जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा रिटर्न है, क्लियर सी बात है। तो इसमें जो A रेटेड है इसमें रिस्क है, यानी कि हो सकता है ये ऐसा लोन है जिसमें हो सकता है पैसे पूरे ना लौटें, है ना, इसीलिए इसको A रेटिंग दी है। AAA रेटिंग उस लोन, उस मॉर्टगेज डीड को दी गई है, टाइटल डीड को दी गई है, जिसके पूरे चांसेस हैं, 100% चांस है कि वो पैसा पूरा पूरा लौटा देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर AAA रेटेड है, मतलब पूरा पूरा पैसा लौटने के चांस है, तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है वो 6% ऑफर करे, 5% ऑफर करे, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। AA रेटेड को हो सकता है 8% ऑफर करे, और जो A रेटेड वाले हैं ये हो सकता है 10% ऑफर करें आपको रिटर्न, लेकिन बदले में रिस्क भी है ना। तो जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये बात भी हमें क्लियर हो जाती है। जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी बॉन्ड इशू किए उनका कैटेगराइजेशन किया गया, AAA रेटेड, AA रेटेड और A रेटेड में बदला गया। और इसको अब क्या है, इन्वेस्टर जो है यहाँ पर आएंगे और इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्टर विल बाय द बॉन्ड। इन्वेस्टर क्या करेंगे, आपसे बॉन्ड को परचेज करेंगे, बदले में स्पेशल पर्पज व्हीकल को कैश मिल जाएगा। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल को कैश अब मिला है, समझिए, जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल ने कैश कब दे दिया था बैंक को, यहीं पर ही, जब उसने मॉर्टगेज पूल को अपने टेक ओवर किया था, मॉर्टगेज पूल को स्पेशल पर्पज व्हीकल ने, उसी समय इमीडिएटली ही बैंक को पेमेंट कर दी थी। यानी मान लो 100 करोड़ रुपए हो सकता है बैंक को उसने स्पेशल पर्पज व्हीकल ने अपनी तरफ से दिए। अब जो वो 100 करोड़ रुपए उसने दिए थे वो अब यहाँ से बॉन्ड के थ्रू निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अब क्या हुआ कि स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास जो उसने बैंक को पैसा दिया तो वो भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो जनता का पैसा, यहाँ इन्वेस्टर कौन है, जनता है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर का पैसा यहाँ से बैंक के पास, स्पेशल पर्पज व्हीकल ने जो है किसको दिया, बैंक को। स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास कहाँ से है, आम जनता से, जो इन्वेस्टर से, जिन्होंने इन बॉन्ड को खरीदा था। और पैसा फाइनली गया कहाँ, अदर जनता के पास में, है ना, जो कस्टमर्स थे जिनको और लोन की ज़रूरत थी, जो मोर कस्टमर्स हमारे पास है उनके पास में। तो ये ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। आई थिंक अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस कम होंगे कि क्या होता है एक्चुअल में सिक्योरिटाइजेशन। तो एक तरीके से जो आपका ये प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड, इसी प्रॉपर्टी के बेस पर जो बॉन्ड इशू करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं फ्रेंड, उसी को ही सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अब आप समझिए अगर, तो जो प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की, किसी कस्टमर की, उसी प्रॉपर्टी को आधार बना करके, उसी प्रॉपर्टी को एज ए बंधक या गिरवी रख करके, मॉर्टगेज रख करके, उसी के दम पर जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उन्हें ही जो है हम उसी प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। अगर मान लो जो है ये बॉन्ड है, 100 रुपए के बॉन्ड इशू है, मान लो कल को जो है ये कस्टमर पैसे नहीं दे पाता है, ये जो लोन है हमारा, जो टाइटल डीड है ना, इसका लोन के पैसे नहीं चुका पाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इस घर को बेचेंगे और बदले में जो 100 रुपये जो लोगों ने इन्वेस्ट किए 100 रुपये उनको लौटाएंगे, और प्लस जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी हम लौटा देते हैं। यही होती है फ्रेंड पूरा जो है सिक्योरिटाइजेशन की कायदे से प्रोसेस। अब आपको पूरा अगर समझ में आया है तब चीज़ें अब और ईजिली अब आप जो है लैंग्वेज में डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज तो ये बहुत डिफिकल्ट था। फिर से एक बार देखिए, कस्टमर आता है लोन लेने के लिए बैंक के पास, बैंक बोलता है हमें प्रॉपर्टी चाहिए, कस्टमर बोलता है ओके आप मॉर्टगेज कर लीजिए, मॉर्टगेज कर दिया, बदले में कस्टमर को बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया, बात खत्म होती है। लेकिन उसके पहले ही, मॉर्टगेज लोन देने से पहले ही कस्टमर जो है अपना टाइटल डीड बैंक के पास गिरवी रख देता है ना, मॉर्टगेज करवा देता है। इस टाइटल डीड को एक पूल में, एक जगह लॉकर में रखा जाता है, जहाँ 10-1200 जो है 1000-1200 जो है टाइटल डीड रखे जाते हैं, तो उसे हम मॉर्टगेज पूल बोलते हैं, ठीक है। मॉर्टगेज पूल इकट्ठा हो गया। अब और भी कस्टमर जब अपने पास आते हैं, हमारे पास कैश ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि कैश अरेंज करने का जुगाड़ करते हैं। उसी जगह पर स्पेशल पर्पज व्हीकल अपने काम आती है, इसको स्पॉन्सर भी कहते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो वो एंटिटी, वो पर्सन जो कि स्पेशल पर्पज व्हीकल को इस्टेब्लिश करता है उसे स्पॉन्सर कहते हैं, ओके। तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। बारोअर को हम ओब्लाइजर कहते हैं, ओब्लाइजर जो ओब्लाइज करता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, हमारा आपके ऊपर उधार है और हम पैसा देंगे। ओरिजिनेटर वो बैंक होता है जिसके पास ये एसेट है, जिसके पास ये टाइटल डीड होती है, यही ओरिजिनेट करता है इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को, इसलिए इसे ओरिजिनेटर कहते हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल को जो इस्टेब्लिश करता है, जो इसका मालिक कह लीजिए, उसे स्पॉन्सर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अभी हम
पढ़ेंगे तो यूज आएगी, ठीक है। स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास बैंक जाता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, आपके पास में ऐसा करो, जो भी आपके पास में मॉर्गेज पूल है वो हमको सारा दे दो, और बदले में हम आपको सारा का जो भी मतलब एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो कैश बनता है वो मैं आपको तुरंत दे देता हूँ। बैंक बोलता है दैट इज़ ओके, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो, ये टाइटल डीड के सारे पूल आप अपने पास रखो और मुझे जो है बदले में कैश दे दो। कैश बैंक के पास चला जाता है। बैंक अब दूसरे कस्टमर को लोन बांटने में अगेन बिजी हो जाता है। इसी बीच में स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करता है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हायर करता है, पहले ही कर लेता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में पहले ही कर लेगा। इसको पैसा बैंक को कैश देने से पहले स्पेशल पर्पज ये जो CRA है उसको अपॉइंट कर देगा और सारे के सारे असेसमेंट करवा लेता है कि हाँ भाई इसमें से कौन सा जो है डूबने वाला है, कौन सा बचने वाला है, वो पूरी गणित लगा करके फिर उसी हिसाब से ही पैसे देता है। ओके, तो ये क्या करे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो है अपॉइंट करता है, जिसका काम होता है कि सारे के सारे मॉर्गेज की क्रेडिट रेटिंग करना। हर एक जो मूडीज हो गए, फिच हो गए, है ना, इकरा वगैरह हो गए, हमारे देश में बहुत सारे हैं, वो उनसे ये क्रेडिट रेटिंग करवा लेता है। बदले में CRA भी फीस लेता है अपना, पर वो स्पेशल पर्पज व्हीकल वियर करेगा। एक बार ये चीज़ हो गई, रेटिंग हो गई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारे ये जो टाइटल डीड थे, इन्हीं के बैकिंग, इन्हीं को जो है मतलब बेस बना करके बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं उसी के। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए का जो है हमारा घर की जो वैल्यू है, मान लीजिए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ये जो बॉन्ड या सिक्योरिटीज होती हैं ये मॉर्गेज बैक्ड होती हैं, है ना, मॉर्गेज के आधार पर ही इशू की जाती है। इसे MBS भी बोलते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ओके, तो इतना सारा काम हो जाता है। उसके बाद में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है इसको कैटेगराइज करती है बॉन्ड को, या ट्रेंचेज में बदलती है। इनको कैटेगराइजेशन AAA रेटेड, AA रेटेड, सिंगल A रेटेड में करती है। जो बॉन्ड AAA रेटेड है उसकी रिस्क कम होती है, AA की मीडियम होती है, सिंगल A की हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। रिस्क कम है तो इंटरेस्ट कम है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसी तरीके से काम करता है। अब एक बार मार्केट में आपने बॉन्ड इशू कर दिए, ढेर सारे बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टर इनको परचेज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर विल बाई इट, तो इन्वेस्टर इसको बाई करने लगते हैं और बदले में स्पेशल पर्पज व्हीकल को कैश मिल जाता है। ये कैश अब वो कैश है जो बैंक को शुरू में ही स्पेशल पर्पज व्हीकल ने दे दिया था, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास भी पैसा आ जाता है। ओके, तो ये मतलब फ्रेंड्स जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके समझ लीजिए इसको, पूरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए सिक्योरिटाइजेशन क्या है। अभी आई थिंक कि जो है अब आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा। अब अगर मैं इसको डेफिनेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखते हैं कैसे। पहले मैं पढ़ाता तो शायद मैं सारी बातों को समझाता, पर अब नहीं समझाना पड़ेगा उतना। सिक्योरिटाइजेशन इज द फाइनेंशियल प्रैक्टिस ऑफ पूलिंग वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट सच एज रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, ऑब्लिगेशन। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, पूलिंग करते हैं डिफरेंट टाइप के डेट की। पूलिंग करते हैं, अभी मैंने आपको पूल बना करके दिखाया था कि सारे के सारे टाइटल डीड वहाँ गए, तो वही पूलिंग करें। चाहे रेजिडेंशियल मॉर्गेज की एक जगह पूलिंग कर लें, कमर्शियल मॉर्गेज की एक जगह पूलिंग कर लें, ऑटो लोन की अलग कर लें, क्रेडिट कार्ड डेट की अलग कर लें, तो ये सारी चीज़ों की हम पूलिंग करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। अदर नॉन डेट एसेट व्हिच जनरेट रिसीवेबल्स, या कोई और जो है नॉन डेट एसेट है जो कि जिससे रिसीवेबल जनरेट होते हैं, इन सब की पूलिंग करते हैं। एंड सेलिंग देयर रिलेटेड कैश फ्लो टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर एज सिक्योरिटी, और हम क्या करते हैं, इनका जो कैश फ्लो मिलने वाला है उसको थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को बेच देते हैं। क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि जैसे 12% पर बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो जो 12% जो है इंटरेस्ट मिलना था जो है बैंक को, अब वो 12% किसको जाता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल को चला जाता है। याद करिए, तो वही बोल रहे हैं कि जो है जो भी कैश फ्लो आने वाला था उसको थर्ड पार्टी को हम बेच देते हैं एज ए सिक्योरिटी। सेलिंग देयर रिलेटेड कैश फ्लो टू थर्ड पार्टी एज सिक्योरिटी, तो थर्ड पार्टी को हम कैश फ्लो बेच देते हैं। जो कैश फ्लो बैंक को मिलना था उसको हमने बेच दिया, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल को मिलने लगा, व्हिच मे बी डिस्क्राइब्ड एज बॉन्ड्स, है ना। ये जो सिक्योरिटी के तौर पर जो बेचा गया है उसे हम बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC भी बोल सकते हैं, या CDO कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी जो होती है उसे हम पास थ्रू सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स या CDO के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है। जो भी मैंने आपको समझाया वही डेफिनेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रैक्टिस है, फाइनेंशियल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, पूलिंग करते हैं डिफरेंट टाइप के मॉर्गेज की। सिंपल रेजिडेंशियल मॉर्गेज की हमने यहाँ पर पूलिंग की, ठीक है। उसके बाद में उसको सेल कर दिया, जो भी कैश फ्लो आता है उसको थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल कर दिया सिक्योरिटी के तौर पर, और जो सिक्योरिटी हमने बनाई उसी को ही हम जो है बॉन्ड कहते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट या कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन बोलते
हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन हो गई थोड़ा समझने के लिए। ओब्लाइजर कौन होता है फ्रेंड? जिसने लोन लिया है, जो कस्टमर जिसने बारो किया है उसे ओब्लाइजर बोलते हैं। मीन्स अ पर्सन हु इज लाइबल वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर अदरवाइज टू पे द डेट आर रिसीवेबल टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट आर रिसीवेबल। अब इतना डिफिकल्ट किया हुआ है डेफिनेशन को आर लगा करके, इतना नहीं है। पर्सन हु इज लाइबल, ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है पैसा लौटाने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए, जिसने कर्जा लिया है और जिसको जिम्मेदारी बनती है, जो लाइबल है कि वो पैसा लौटाएगा बैंक का, उसे ही हम ओब्लाइजर बोलते हैं। बस सिंपल सी लैंग्वेज में, ज़्यादा इसमें हम इतनी कहानी में नहीं जाएंगे। ओरिजिनेटर कौन होता है? वह बैंक जहाँ से जो है जो टाइटल डीड है, वो जिस बैंक ने टाइटल डीड अपने, यानी जिसने लोन दिया था, सिंपल लैंग्वेज में जिसने लोन दिया था उसी को ही ओरिजिनेटर बैंक कहते हैं। ओरिजिनेटर रेफर टू द बैंक दैट ट्रांसफर फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट अ सिंगल एसेट आर पूल ऑफ एसेट्स, है ना। ऐसा बैंक जिसने अपने जो है बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किया है, चाहे एक एसेट को या बहुत सारे एसेट के पूल को, टू एन स्पेशल पर्पज व्हीकल एज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन एंड वुड इंक्लूड अदर एंटिटीज फॉर कंसोलिडेटेड ग्रुप टू विच बैंक बिलोंग, ठीक है। देखिए, तो वह बैंक जिसने अपनी बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किया है एक एसेट को या ढेर सारे एसेट्स को, किसको दिया है? स्पेशल पर्पज व्हीकल को दिया है सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के तहत, तो उसे ही ओरिजिनेटर बैंक कहते हैं। अब देखिए, किस बैंक की बैलेंस शीट में होगा? जिस बैंक ने लोन दिया है उसी बैंक की बैलेंस शीट में ही होगा। तो बात वही है घूम टहल करके, वो बैंक जिसकी बैलेंस शीट में लोन अकाउंट था या जिस बैंक ने लोन दिया था उसे ओरिजिनेटर बोल दीजिए। जिस कस्टमर ने लोन लिया है, जिसकी लाइबिलिटी बनती है, जिसकी ओब्लाइजेशन है कि हमें लौटाना है, उसे ओब्लाइजर बोल दीजिए। स्पॉन्सर का मतलब वो होता है एनी पर्सन, जो व्यक्ति जिसने इस्टेब्लिश किया हो या प्रमोट किया हो स्पेशल पर्पज व्हीकल को। जो एसपीवी को जो है इस्टेब्लिश करता है या प्रमोट करता है, इस्टेब्लिश करने मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है, और प्रमोट करने का मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल को मतलब ढूंढ करके लाया है, उसको लाया है ढूंढ करके कि ये वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल से आप जो है कांटेक्ट करिए, तो उसे स्पॉन्सर बोलते हैं। ओके, तो स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बैंक जो है एसपीबी से मिलेगा, तो अगर जरूरी नहीं कि एसपीबी से मिले, स्पेशल पर्पज व्हीकल से हो सकता है बैंक डायरेक्ट ना मिले, देयर विल बी अ पर्सन कार्ड स्पॉन्सर जो कि हेल्प करेगा बैंक की स्पेशल पर्पज व्हीकल से कॉन्ट्रैक्ट करने में। ओके, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हो गई फ्रेंड्स हमारी। ये पूछा जाता है, ये जो तीनों टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स सीधे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन दिमाग में रख करके जाइएगा, जो है थोड़ा सा वो घुमाएंगे, बट अगर आप फंडामेंटली क्लियर हो तो डेफिनेशन कोई ज़्यादा। ओब्लाइजर किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है। अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे, जो भी डेट लिया उसके बदले में पे करना है, उसे ओब्लाइजर बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनेटर वो बैंक जिसने लोन दिया हुआ है, जिसने लोन दिया है, जिसकी बैलेंस शीट में लोन था, अब ट्रांसफ़र होकर के स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास चला गया, तो उसे ओरिजिनेटर बोलेंगे। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जिसने जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल या स्पेशल पर्पज एंटिटी को जो है इस्टेब्लिश किया है या उसे प्रमोट किया, उसे स्पॉन्सर बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। पिछले ही एग्जाम में ओरिजिनेटर की डेफिनेशन आई थी कि पूरा ऐसे लिखा हुआ था, यही चीज़ लिखी हुई थी। फिर उसने पूछा कि इस एंटिटी को क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर, ओब्लाइजर, स्पॉन्सर, एक और ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके जाइएगा, इसीलिए मैंने इसमें पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है सिक्योरिटाइजेशन का बेसिक्स आपके लिए, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन हमने बेसिकली समझ लिया है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी अब रह नहीं गई है। थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो मैं आगे निपटा दूंगा, लेकिन कंसेप्चुअली अब आप क्लियर हैं। ओके, थैंक यू सो मच।